बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूँ ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। नाज़रीन, रमज़ान का महीना है, दुनिया भर से उम्रा ज़ायरीन बड़ी तादाद में जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है वो उम्रे की सादत के लिए मक्का मुकरमा का रुख कर रहा है। और इस मौके पर एहराम की बड़ी तादाद, आपको पता है, इसकी ज़रूरत होती है। और एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है वहाँ पे सऊदी हुकाम की तरफ से। और जनाब ये सऊदी हुकाम की जानिब से जो सऊदी वजारत सकाफ़त ने एक फ़ैशन कमीशन हाल ही में कायम किया, जिसमें पायदार अहराम के इक़दाम का जो इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें इस्तेमाल शुदा जो अहराम होंगे उनको रिसाइकलिंग और फिर दोबारा तैयार करने पर तवज्जो दी गई है। बहुत ही ज़बरदस्त मनसूबा जी है। और मकसद ये है कि ना सिर्फ मुक़द्दस इस्लामी रिवायात का एहतराम किया जाए बल्कि माहौल दोस्त हल इख्तियार किया जाए। कुरान के तहफ़्फ़ुज़ में भी इसका किरदार होगा। और यकीनी तौर पे एक लाखों करोड़ों की तादाद में हर साल जो एहराम ज़ाया कर दिए जाते हैं, अब उनको रिसाइकिल किया जाएगा, उनको दोबारा ज़ेर इस्तेमाल लाया जाएगा। और एहराम तैयार और ज़ाया करने से जो एक परेशानी भी होती है, उनको डंप करना, उन्हें ज़ाया कर देना, तल्फ़ कर देना, तो ये सारी जो झंझटें हैं इसका हल निकाल लिया है। टेक्सटाइल फजले को बड़ी मिकदार को कम करने के लिए एक मौका फराहम किया गया। और जनाब अब इसकी तैयारी सऊदी अरब से बाहर की जा रही है। तदवीन सऊदी अरब का एक माहौल दोस्त कंपनी है जिसके अंदर ये रिसाइकलिंग का अमल शुरू किया गया है। और अब ये दस्तयाब होंगे आपको डिफरेंट जो वहाँ के एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी। और एहराम फ़िलहाल 98 सऊदी रियाल की कीमत में मदीना मुनव्वरा में दस्तयाब है। लगभग ये 7-साढ़े 7 हज़ार रुपये इसकी प्राइस बनती है। गो के हो सकता है कि इस प्राइस में कमी भी की जाए और मुख्तलिफ उसमें ऑप्शंस हो सकती हैं। तो एक अच्छा इक़दाम है, एक अच्छा इनिशिएटिव है और इससे यकीनी तौर पे सबको मुस्तफ़ीद होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, टॉप 5 स्टोरीज शामिल करते हैं जनाब। और आज की जो हमारी पहली स्टोरी होगी, न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान के ऊपर से शिकस्त के बादल जो मंडला रहे थे वो अभी भी बरकरार हैं और मज़ीद गहरे होते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक शिकस्त का सिलसिला जारी है। पहले T20 के अंदर भी बदतरीन शिकस्त हुई है और अभी गो के ये जो दूसरा T20 था ये 15 ओवर्स तक महदूद किया गया। बारिश की वजह से मैच तो मुतासर हुआ है, लेकिन काश के मैच होता ही ना, कि शायद इसी तरह से हम इस शिकस्त से बच सकते। लेकिन और शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स भी यही दुआएं कर रहे थे कि लेकिन मैच अगर बात फिर दुआओं पे आ जाए या बारिश के होने की ख्वाहिश पे हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में हमें देखना ही छोड़ देना चाहिए। और हमें अब टीम को यही दुआ करनी चाहिए कि इनको थोड़ा रफ इनको इंतज़ार किया जाए। तो इसके बाद जी हम बात कर लेंगे रमज़ान में गुर्दे के मरीज़ की भी, क्योंकि कौन सी तदाबीर इख्तियार करें तो वो बच सकते हैं। गुर्दे की पथरी, असबाब, अलामात और इलाज के हवाले से भी आपको तफसील से बताएंगे क्योंकि हमारे माहिरीन हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, फिर बात होगी हुनरमंद अफराद की मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए रियासत को क्या किरदार अदा करना होगा। एक एक करके जो पाकिस्तान का टैलेंट है, जो क्रीम है, वो बाहर जा रही है, इसको रोकना कितना ज़रूरी है, इस पर बात होगी। फिर बात होगी 17 रमज़ान की यौम विसाले उम्मुल मोमिनीन सईदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी शख्सियत पर और उनके जो रहनुमाई है हमारे आज की ख़वातीन के लिए, क्या कुछ सीखने को है उनकी ज़िंदगी से, उनकी हयात तैयबा से, इस पर भी बात की जाएगी। उसके बाद बात होगी 17 रमज़ान मुबारक, ग़ज़वा बदर, सिलसिला ग़ज़ावात में इस्लाम का सबसे पहला और अज़ीमुश्शान मार्का किस तरह से सर किया सिर्फ 300 की तादाद के मुसलमानों ने, और किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई, इसके ऊपर भी हम आज के दिन बात करेंगे क्योंकि आज 17 रमज़ान मुबारक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि सीरीज़ के दूसरे T20 मैच में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर लिया। हम बार बार शिकस्त की बात करते हैं तो इस मैच के ऊपर हम एक पैकेज तैयार किया गया, पहले वो देखते हैं फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसकी सीरीज़ थी 2-0 की बढ़तरी न्यूजीलैंड को ऑलरेडी हासिल हो चुकी है, लेकिन ये पहली शिकस्त नहीं है, एक तसलसल है, एक पूरा जिसको कहते हैं कि बैकग्राउंड है इन शिकस्तों के तसलसल का। हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये क्या वजह है, क्योंकि पाकिस्तान टीम मुसलसल हमारी तवक्कुआत पे ही पूरा उतर रही है। हमें लग रहा था कि यही होगा और उन्होंने वैसा ही बुरा परफॉर्म किया, लेकिन क्या कुछ गलत हो रहा है और क्या कुछ ठीक करने की ज़रूरत है ताकि हम इस गर्दाब से निकलें एक के बाद एक शिकस्त। थैंक यू जुनेद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ नहीं, सब कुछ गलत हो रहा है और सब कुछ ठीक करने की जरूरत है। 3 साल से पाकिस्तान का जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखी जाए, आपको हॉकी का जवाल याद आया होगा, हॉकी का डिक्लाइन जिस तरह हुआ और हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी खड़े नहीं होते, कोई मुकाबला ही नहीं नजर आता, मैच क्या खेले। वही अब सिचुएशन आपकी क्रिकेट में होती हुई नजर आ रही है कि जो सफ़े अव्वल की टीम है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, इनसे आपका कोई मैच ही नहीं है। स्किल्स की बात की जाए तो कहीं पे आपके पास स्किल्स नहीं है। होम कंडीशन में आपको हरा के वो चले गए, अब आप उनके मुल्क में गए,
तो आपको नजर आ गया कि आपके बॉलर और बैट्समैन दोनों अब इंटेंट की बात करते हैं पावर प्ले की, और पावर प्ले टोन सेट करता है T20 में कि आप मैच जीतेंगे हारेंगे। आप अपने पावर प्ले में अपने बैट्समैन की परफॉर्मेंस देख लें और उनकी देख लें। उन्होंने 4 ओवर में 50 कर दिया, हम 8वें 9वें ओवर में जाके 50 कर, हम 135 कर रहे हैं। रेन हुई है, पता है कि उस पे कवर था और नीचे से मॉइस्चर होगा तो गेंद मूवमेंट ज्यादा, सीम मूवमेंट ज्यादा होगी, उस पे क्या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे बैट्समैन कोप नहीं करते हुए नजर आ रहे, और फिर वही बात आ जाती है कि यार फिर क्या यूटर्न ले, बाबर को, रिजवान को दोबारा वापस ले गए। कम से कम 150-60 प्लस बोर्ड पे लगता था, कहीं ना कहीं आपके बॉलर कभी चल जाते थे तो मैच तो बन जाता हमाद था। भाई, ये जो टीम परफॉर्मेंस है, इसको देख के जिस तरह से आप भी कंपैरिजन कर रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम का और फिर पाकिस्तान टीम का, लग यूँ रहा है कि न्यूजीलैंड टीम नाकाबिले शिकस्त हो गई है, स्पेशली पाकिस्तान टीम के लिए। और फिर जो हमने तब्दीलियां की थी वो भी नाकाफी साबित हुई, तब्दीलियों का भी कोई फर्क नहीं पड़ा खास परफॉर्मेंस के ऊपर। देखिए, कंडीशन डिफरेंट है। हम अपनी कंडीशन में खेल कर गए और हमने यहाँ पे जो एक कैंप लगाया हुआ था, इनसे पूछे जिसने कैंप को अरेंज किया था, किन पिचेस पे आप प्रैक्टिस कर, लो बाउंस पिचेस पे आप कर रहे थे, और आप खेलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के पिच पे जहां पे बाउंस ज्यादा होगा। और हमारे बैट्समैन हमेशा से स्ट्रगल करते हैं, तो कम से कम उनकी तैयारी ऐसी पिचेस में करवाया। मैं हमेशा से कहता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में 60-40 का रेशियो रखे, 40% ऐसी पिचेस बनाए जब आपको फॉरेन टूर्स पे जाना हो तो आप एलियन कंडीशन में खेलते हुए, जैसा अब हम नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल ही टेक्निक ही नहीं है, खेल ही नहीं पा रहे। और इस तरह के अगर बैलेंस करेंगे तब आपके प्लेयर निकल के आएंगे, वो यूज टू होंगे दोनों कंडीशन। लेकिन हम मुसलसल हमाद भाई ये बात कर रहे थे कि सीनियर परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह आपने भी बात की बाबर की, रिजवान की, दीगर खिलाड़ियों की। अभी नए लड़कों को मौका दिया, वो भी नहीं चल रहे। जिस अंदाज में उन्हें यूटिलाइज किया गया है, जिस तरह से उन्हें एक्सपोज किया गया है, आपको नहीं लगता कि सिलेक्शन कमेटी का भी इसमें किरदार है? क्या अब इसमें मुरद इल्ज़ाम हमें प्लेयर्स को ठहराना चाहिए या फिर सिलेक्शन कमेटी को, जिन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को नाकामी के दहाने पर ला खड़ा किया है? देखिए, हमारे पास असल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बिल्कुल बॉटम पे चली गई। आपके पास टैलेंट अगर देखा जाए तो आपकी अपनी कंडीशन का भी नहीं है, तो बाहर की कंडीशन में आप क्या जाके खेलेंगे। अभी तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, क्रिटिसिज्म इतना था, आपने कहा चलें बाबर को, रिजवान को और 2-4 को टीम से आउट करें। यंगस्टर्स को आप ग्रूम करते हैं अपनी कंडीशन में, उनका कॉन्फिडेंस। अभी इन यंगस्टर्स के साथ क्या होगा, ये वहां गए, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, अब आप इनको साइडलाइन कर देंगे, तो ये अनफेयर होगा इनके साथ। इनको कम से कम अपनी कंडीशन में, जो आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे वहां पे चेक कर लेते, मैं कहीं बेहतर परफॉर्मेंस ही वहां यहाँ पे देते। तो इनको वो कहते हैं ना, कुर्बानी का बकरा बना देना, क्या अच्छा हमने इनको चांस दे भी दिया, ये नहीं चले, इनको वापस करके दोबारा से उन प्लेयर्स को जिनको ये भी कहीं जानबूझ के तो नहीं हुआ कि एक सिर्फ जस्टिफाई किया जा सके? वो तनकीद जो हो रही थी, जो एक धुआं एक उठा हुआ था मुसलसल शिकस्तों के बाद, उसे बिठाने के लिए, उस गर्मी को ठंडा करने के लिए ये प्लेयर सामने लाए गए ताकि दोबारा से ज़रूरत पड़े उन्हीं सीनियर्स की जो कि पहले भी नहीं चल रहे। देखिए, T20 में हम कहते हैं कि हमारे पास पावर हिटर्स होने चाहिए, तो ये वो प्लेयर्स हैं। हम मोहम्मद हारिस की बात कर लें, हसन नवाज की बात कर लें, इरफान खान नियाजी, ये बड़े शॉट्स लगाने की महारत रखते हैं, लेकिन कंडीशन इनकी नहीं है ना, ये उन कंडीशन से यूज्ड टू नहीं है। आपने इनको परफॉर्मेंस कहाँ करते हुए देखा? टीम में क्यों है फिर हमाद भाई? अगर ये इन कंडीशंस के आदी नहीं है तो ये टीम में क्यों है? क्या ये इंसेंटिव्स नहीं ले रहे? क्या ये तनख्वाहें नहीं ले रहे? अगर ले रहे हैं, टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, तो फिर इन्हें परफॉर्म भी तो करना चाहिए। जुनैद, आपने तनख्वाहें लेने की बात की, जो हमने 5 मेंटोर्स रखे हुए ना, जिनको हम 50-50 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, जिसमें वकार यूनुस हैं, सरफराज अहमद, शोएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, एक और प्लेयर, और इन्होंने क्या किया? इनके इंडक्ट होने के बाद क्या कोई बेहतरी आई जो हम 50-50 लाख रुपए इनको दे रहे हैं? और फिर हम फॉरेन कोचेस पे हम देखते हैं कि यार वो बहुत ज्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये जो हम 2.5 करोड़ रुपए इन 5 प्लेयर्स को, जिनको हमने मेंटोर्स कहा हुआ है, इनका आउटपुट आज तक किसी ने पूछा है कि यार इनकी वजह से कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई बेहतरी आई है? किसी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस में बेहतर है? नहीं आ रही कोई भी, तो फिर इनका क्या फायदा? तो फिर क्या किया जाए? सवाल यही पैदा होता है। अब्बास सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सवाल यही पैदा होता है कि क्या सिलेक्शन कमेटी को तब्दील किया जाए, यहाँ पे सबको टीम के अंदर तब्दीलियां लाई जाएं, क्योंकि कोई भी चीज सूदमंद साबित नहीं हो रही है। टीम के अंदर भी कुछ तब्दीलियां की गई, इसके बावजूद हम हार को जीत में बदल नहीं पाए। बिल्कुल, जो भी किया जाए, कम से कम इस शिकस्त को जीत में तब्दील किया जाए, ताकि हमारे जो इस वक्त नाउमीदी है तमाम शायकीन के अंदर, उसमें कुछ तब्दीली लाई जा सके। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर
करती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ब्रेन ड्रेन की, क्योंकि हमारे जो यूथ है उसके ब्रेन ड्रेन किए जा रहे हैं और वो पाकिस्तान छोड़ते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर क्या उनको यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, इस पर तफसील से होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद से विदा। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो रही थी ब्रेन ड्रेन की। जो हमारी क्रीम है, जो हमारा टैलेंट है, वो चाहे किसी भी शोबे से हो, वतन छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं होता। अपने मुल्क को, अपनी मिट्टी को छोड़ के जाना, अपने प्यारों को छोड़ के जाना बड़ी कुर्बानी का काम है। लेकिन इसके बावजूद वो क्या वजूहात हैं, वो क्या मुहर्रिकात हैं, क्या उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, क्या उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, क्या क्या वजूहात हैं जिसकी बहुत ही बासलाहियत लोग जाते हैं यहाँ से। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो कि मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए, और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ से स्कॉलरशिप लेकर बाहर चले जाते हैं। ये ब्रेन ड्रेन किस तरह से हो रहा है और किस तरह से रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकती है। हमारे साथ ज़ुहैब खान नियाज़ी मौजूद हैं, एक बासलाहियत नौजवान है, इंटरप्रेन्योर हैं और बल्कि पाकिस्तानी नौजवानों की सबसे बड़े यूथ प्लेटफॉर्म नेशनल यूथ असम्बली पंजाब के गवर्नर की हैसियत से भी अपने तमाम तर सरगर्मियाँ जो है वो जारी रखे हुए हैं। हम उनको वेलकम टू शो कहेंगे, वेलकम टू शो कहेंगे ज़ुहैब आपको। वैसे तो ये वाकई में एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारी जो यूथ है, जो कि जिनको यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कुछ करना होगा, वो तमाम यूथ हमारी, वो तमाम बासलाहियत लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन जा क्यों रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे मुहर्रिकात होंगे जिनके ऊपर नजर सानी की ज़रूरत है। और आप तो क्योंकि गवर्नमेंट के साथ रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या वजूहात, क्या मुहर्रिकात हैं इस सारे ब्रेन ड्रेन के पीछे। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे इनवाइट किया और बड़ा एक वैलिड पॉइंट जो आपने रेज़ किया, ये पहलू बहुत तवज्जो तलब है। तो वो शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि परिंदा खुश्क झीलों से ये कह गया आखिर कि मुझे मजबूर हिजरत पर मेरे हालात करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो जो आज का नौजवान है जी, जो डिवीज़न है वो क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम ना होने की वजह से स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो जाती है और वो तकसीम दर तकसीम जो है वो आगे तक चलती है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फिर जो ब्रेन ड्रेन और जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे थे, तो फिर बाद में भी ये सिलसिला जारी रहता है। और यहाँ पे जॉब्स ना होने की वजह से एक पॉलिसी लेवल पे जो एक वैक्यूम है, जिस तरह मगरिब में वो लोग प्रॉपर एक स्टैटिस्टिकल एविडेंस के साथ चल के उन डिग्रीज़ को और उन प्रोग्राम्स को वो ज़्यादा प्रोजेक्शन देते हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट कर सकें और जहाँ पे मौके पैदा हो सके। तो हमारे पास फुकदान है, इन चीज़ों का फुकदान है। कमी किस चीज़ की है पाकिस्तान के अंदर? हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हर चीज़ मौजूद है। आईटी हमारी बहुत फ्लरिश कर रही है, इसके बावजूद हमारे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान में टिकने को तैयार नहीं है। तो क्या वजह है? उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, जॉब्स इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पा रही हैं, या फिर सैलरी वेजेस जो सैलरीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, उनको अर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती यहाँ से कि वो कंपैरेटिवली अगर बाहर सोचें तो उन्हें ज़्यादा अच्छी आमदन हो जाती है, तो वो इस वजह से पाकिस्तान से मूव कर जाते हैं। बल्कि हम देखते हैं कि गैर कानूनी तरीके से लोग जिनके पास कोई डिग्रीज भी नहीं है वो भी पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जी, शायद इंटरनेट स्पीड के एतबार से पहले 100 मुल्कों में हम नहीं आते और फ्रीलांसिंग उसके बावजूद हम दुनिया में जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान का शुमार है। एक तो चैनलाइज नहीं किया जा रहा, जो टैलेंट है उसको टैलेंट हंटिंग भी नहीं होती और चैनलाइज नहीं किया जा रहा चैनल प्रॉपर जो यूथ को एंगेज करके और आगे तक लेके जाया जा सके। फिर इस वजह से वो जो वेजेस की आपने बात की वो भी उस तरह से जिस तरह बाहर लोगों को, एक वजह ये भी है जी हाँ, वो नहीं प्रोवाइड हो रही, तो फिर ये जो है ये इशू बढ़ता जा रहा है। रोका कैसे जाए, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? बल्कि हमने बहुत से पॉलिटिशियंस को जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, काकड़ साहब या इस तरह की कुछ अहम शख्सियात, वो कहते हैं कि जो कोई मसला नहीं है, अगर ये लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये तो बल्कि अच्छी बात है। ठीक है, ये तो हमारा मज़हब भी कहता है कि अगर आपके लिए मसाइल हैं तो हिजरत कर लेनी चाहिए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे आपका मुस्तकबिल, आपकी यूथ अगर सारी की सारी ही बाहर जाना चाहती है, मेरे ख्याल में अगर 90% या 99% भी मैं कहता हूँ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो फौरी तौर पर मूव कर जाएंगे, तो फिर पीछे बचेगा क्या? असल में सियासत से बालातर हो के एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो। एक हुकूमत आती है, एक प्रोग्राम शुरू करती है, दूसरा आता है वो उसको बंद कर देता है। तो एक अभी तक आप ये देखें कि एक सिंगल नेशनल करिकुलम भी हम डिज़ाइन नहीं कर सके। बाकी तो फिर लेटेस्ट स्टेजेस पे उसके भी इम्पैक्ट पड़ता है
और फिर उसकी वजह से ऊपर तक जहाँ जॉब में भी डिवीज़न नीचे आप सिंगल करिकुलम की बात कर रहे हैं, तो क्या अपने स्टेक्स तो दाव पर नहीं लग जाते हमारे पॉलिटिशियंस के? अगर सारे एक अच्छे निसाब से तालीम हासिल करेंगे और वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे, ग्रूम कर जाएंगे, तो फिर इन्हें कौन हाँकेगा, कौन भेड़ बकरियों की तरह? क्या ये मसला तो नहीं है? अनफॉर्चुनेटली जी, ये एक माइंडसेट है जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो असल बात ये है कि जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी कहीं भी नज़र नहीं आती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती, वो सिर्फ कागज़ों की हद तक है, असम्बली के अंदर तक है। ग्रास रूट लेवल पे उसकी एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो ज़हीब, आप भी इसके लिए काम कर रहे हैं, यूथ के लिए। आप क्या काम कर रहे हैं यूथ को यहाँ पर रोकने के लिए? किस तरह के इकदाम हो रहे हैं उनको, क्योंकि आप भी एंटरप्रेन्योरशिप करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने किस तरह से आगाज़ किया और आप बच्चों को क्या इस हवाले से समझाना चाहते हैं? पहले मैं आपको अपना दराजाती जो हमारा ढांचा उसके बारे में बताऊँगा। नेशनल यूथ असम्बली जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौजवानों का यूथ प्लेटफॉर्म है और हमने हज़ारों लोगों को स्टेज मुहैया किया। जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स तक जो दायरा कार महदूद था, उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे लेके गए, डिवीजनल लेवल पे ले गए, प्रोविंशियल लेवल पे लेके गए, वहाँ हमारी एग्जिस्टेंस है। ठीक। और डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हमने। और अपने तई जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, तो कोशिश यही की शुरू से कि हम वैल्यू एडिशन करें। मैंने पाकिस्तान का पहला जो है वो एक मुनफरिद नौयत का रेस्टोरेंट चेन वो लॉन्च की और इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट चेन ऑफ पाकिस्तान विच हैव बिकम इंटरनेशनल इन लेस देन 1 ईयर। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स, एक तो ये है कि वैल्यू एडिशन अपने तई भी करें और फिर सोसाइटी को भी पे बैक करने की कोशिश की। जो यूथ काउंसलर का जो कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्शन कमीशन ने लास्ट लोकल बॉडीज़ में इम्प्लीमेंट कराया, चाहे वो स्टूडेंट वेलफेयर प्राइस बॉन्ड हो या फिर स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं, इस तरह के कई इनिशिएटिव्स हैं जिन पे हमने अपना इनपुट दिया। बहुत अच्छे इकदाम हैं ज़ुहैब। उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं गवर्नमेंट के करने के काम है, लेकिन चलें इंडिविजुअली भी हमसे जो हो पाएगा, हमें सबको ये कोशिश करनी चाहिए, यूथ को इंगेज करना चाहिए। ये हमारा फ्यूचर है और काम हुकूमतों के करने का है। उन्हें सोचना, ये ब्रेन ड्रेन का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो एक वक्त आएगा कि हमें शायद दूसरी दुनिया की, बैरूनी ममालिक की मदद लेनी पड़ेगी एक्सपर्टीज़ के लिए। कम से कम हमें आसान बिजनेस कर्ज देने चाहिए स्टूडेंट्स को और इन एक्सपर्ट्स को, या फिर उनको जॉब्स के वसाइल देने चाहिए और एक अच्छी सैलरीज के ऊपर उस हमारे कोटे को जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं, जो कि बाहर दूसरे हाथों में हम भेज रहे हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाए क्योंकि दीगर अहम इश्यूज अभी भी बाकी हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाज़रीन, और बात करते हैं गुर्दों की बीमारियों की जो कि तेज़ी से बढ़ रही हैं। और क्योंकि हमने इसलिए आज हाईलाइट किया है, माह रमज़ान के अंदर पानी का इंटेक भी कम हो जाता है, पूरा दिन आप रोज़े में होते हैं और फिर डिहाइड्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल, डिहाइड्रेशन की वजह से आप पानी की कमी के बायस आपको बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो गुर्दों की लाहक हो जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ हैं और किस तरह से ये आपके गुर्दों को मुतासिर करती हैं? गुर्दों की पथरी भी क्या पानी ना पीने की पथरी बन जाती है? बड़ा ही तकलीफ दे ये प्रोसेस होता है, लेकिन किस तरह से इससे बचा जा सकता है, ख़ासतौर पे मौसम अगर ठंडा हो, मोतदिल हो। तो डॉक्टर अली सकलैन, माहिर अमराज़ गुर्दा, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मसला बड़ा पेचीदा है और जब तक ज़्यादा आपको प्यास ना लगे या मौसम ज़्यादा गर्म ना हो, पसीना ना आए, तो इंसान पानी की तरफ तवज्जो नहीं देता, फिर अल्टीमेटली गुर्दों की पथरी और दीगर मसाइल। वो आप बताइए कि क्या क्या हो सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको भी रमज़ान मुबारक और पूरे खैर मुबारक सब, आपको भी मुबारक, उम्मा को रमज़ान मुबारक हो। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नाजरीन खुश होंगे कि तकरीबन हमें अब लास्ट अशरे की तरफ जा रहे हैं जी। अगर शुरू में बुलाते तो बहुत सारी पाबंदियाँ लग बिल्कुल बिल्कुल, तो अब लोगों ने एंजॉय कर लिया होगा, तो हम थोड़ी सी हेल्दी एक्टिविटी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये है कि अगर हम इस्लामी तौर पर अपने रमज़ान के महीने को, मुक़द्दस महीने को देखें तो अल्लाह ताला की बहुत नेमतें हैं, रहमतें हैं इस महीने में, सवाब है, इबादत है, सारा कुछ है। बहुत सारी रिसर्च भी दुनिया में हुई है, हेल्दी लोगों पे देखा गया है कि भी क्या इसके बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, तो वो भी नहीं मिले। लेकिन क्योंकि रमज़ान से तो जो लोग फास्ट करते हैं, मतलब बहुत सारी रिसर्च लगी है, बल्कि उल्टा देखा गया है कि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा मिले। लेकिन इस चीज़ को बुनियाद हम बनाते हैं कि ये हेल्दी लोगों के लिए बात हो रही है। अब हम आ जाते हैं कि हमारा टॉपिक है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी किडनी डिजीज़ में
किसी ना किसी में मुब्तला हैं। मतलब किसी को पथरी है, किसी को और गुर्दे की बीमारी हो सकती है, शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से है। तो आगे जाके बात करेंगे कि क्या उनको रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन इसके इफ़ेक्ट बता देता हूँ। अब आपने बात की है जिस तरह डिहाइड्रेशन, हमारा जो मुल्क है ये गर्म ममालिक में शामिल होता है, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि अभी जो रोज़े आ रहे हैं तकरीबन एक दरमियाने मौसम के रोज़े हैं, बड़े अच्छे मौसम वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद 13 घंटे की आपकी फास्टिंग है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी अहम बताता चलूँ कि जिनको पहले से गुर्दे में पथरियाँ मौजूद हैं या उनके ख़ानदान में किसी को पथरी है, तो हम उस हेल्दी को भी रिस्क ग्रुप में कंसीडर करते हैं। ठीक है। क्योंकि फैमिली में होने का मतलब यह है कि आप भी रिस्क ग्रुप में हैं। अगर आपको भी पथरी है या बहुत सारी ख़वातीन और मर्द जो कि पेशाब के इन्फेक्शन में या मसाने के इन्फेक्शन में मुब्तला होते हैं, ये 2 बीमारियां तो ख़ास तौर पर मैं बयान करता चलूँ कि जब आप 13 घंटे की फास्टिंग करेंगे तो यहाँ पे इम्कान इस बात का मौजूद है कि ये डिहाइड्रेशन आपकी सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। मसलन जो यूरिन के इन्फेक्शन वाले हैं उनको बर्निंग ज़्यादा, चूँकि यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगा ना, थिक हो जाएगा पानी की कमी की वजह से, तो उससे जलन तकलीफ़ आपकी बढ़ सकती है। अगर आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं तो मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा रोज़े रखने से पहले। नंबर 1, जो स्टोन वाले हैं वो रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही यूरिन कंसनट्रेटेड होगा, वो डाइल्यूट नहीं होगा, तो वो जो बॉडी की फिल्ट्रेशन है जिसमें कैल्शियम, यूरिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें जो फाजिल मादे जो जिस्म की अब ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा निकालने भी तो है ना, उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और इन पेशेंट्स में जो स्टोन फॉर्मेशन है वो बढ़ सकती है। ये तो बात होगी स्टोन की और डॉक्टर इन्फेक्शन। साहब यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी बीच में कि अगर फास्टिंग हमने कर लिया, अब रोज़ा भी हम पर फ़र्ज़ है, बीमारी की हालत में तो हमें बहुत छूट भी दी गई है, लेकिन अगर हम रोज़ा रख लेते हैं तो हम पानी की कमी को इफ्तार के औकात में या सहर के औकात में पूरा भी तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसी तरह ही होता है। फिर हम अगर मरीज़ के गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं लेकिन वो पथरियों वाला है और वो रखने की मेरा मतलब ख्वाहिश भी रखता है, जो हर मुसलमान है, फिर हम उनको यही गाइड करते हैं कि आपने सहरी और अफ्तारी के बाद टिल सहरी, क्योंकि वो एक टाइम आपको लंबा मिलता है अफ्तारी के बाद का, वक्तन फ़क्तन आप लिक्विड का इस्तेमाल करते जाएं, बढ़ाते जाएं सुबह तक, ताकि आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड रहे और ज़्यादा पास होता रहे, यूर क्रिस्टलाइजेशन ना हो। लेकिन इसके बावजूद ये जो 13 घंटे का गैप है ना, ये फिर भी हमारे किडनी के इन फंक्शंस को मुतासर कर सकता है, सारों को नहीं। इसका मुआलज ही डिसाइड करता। मैं बीइंग अ किडनी स्पेशलिस्ट, जब मेरे पास पेशेंट्स फॉलोअप में हैं, वो आके पूछते हैं, तो मैं उनकी स्टेज के हिसाब से, उनकी डिजीज़ की सेवेरिटी के हिसाब से उनको गाइड करता हूँ। और क्या पानी की इस्लाम ने इजाज़त दी हुई है इस बात की। डॉक्टर साहब, क्या पानी की कमी, डिहाइड्रेट होना ही एक बड़ी वजह हो सकती है गुर्दों के फेल हो जाने, गुर्दों में पथरी हो जाने की, या फिर कोई और भी वजूहात हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वजह, और ख़ासकर ये जो सीज़न है, अभी आप देखें कि जो डायरिया है, डायरिया में क्या हो रहा है कि जिस्म से पानी निकल रहा है, इसके साथ किडनी शट डाउन हो जाते हैं। उसमें इन्फेक्शन और पानी की कमी दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। मसलन दुनिया में सबसे बड़ी वजह वो डायबिटीज़ है। शुगर के पेशेंट अगर शुगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो भी उनके किडनी डैमेज होते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, वो पेशेंट जो हैं वो किडनी डैमेज में। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ मेडिकेशन और पेन किलर्स, जो दवाइयों का गैर जरूरी इस्तेमाल, या वो बाजू का जो कुछ नौजवान इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ी वजह है। और जितने यंग पेशेंट्स हैं वो इनके साथ आते हैं और उनके किडनी डैमेज होते हैं। तो ये अदर फैक्टर्स हैं कि जो आपकी डिहाइड्रेशन या इन्फेक्शन, इनके अलावा आपके गुर्दों को मुतासर कर सकते हैं। पथरी के लिए बाज़ औक़ात क्या सिचुएशन के मुताबिक होता है? क्योंकि मैंने ये कहते हुए सुना है बाज़ डॉक्टर्स को कि आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, वो भी आपके तकलीफ़ में या उसके स्वेरिटी में इजाफा कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है। पुराने ज़माने में एक चीज़ चलती थी कि अगर आप गुर्दे के पेशेंट हैं ना, तो आपको कहा जाता था कि आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और उससे आपके गुर्दे चल पड़ेंगे। इसी तरह पथरी वाले में, अब यहाँ पे एक क्लियर कर दूं, जो पेशेंट गुर्दे में पथरियाँ रखते हैं लेकिन उनकी पथरी पेशाब की नाली यानी कि यूरेटर को ब्लॉक नहीं कर रही, तो वक्त की कमी के बायस हम इस बारे में मजीद गुफ्तगू नहीं कर सके। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इशूज़ पर बात होगी। हमारे साथ रहिए।
गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मेरा आसरा नबी है। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मेरा आसरा नबी है। किसी गैर से क्यों मांगूं, किसी गैर से क्यों मांगूं, इस दर पे क्या कमी है। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मेरा आसरा नबी है। और जो है वारिसान जन्नत, मेरे पेशवा वही है। जो है वारिसान जन्नत, मेरे पेशवा वही है। मुश्किल में मेरी हर पल, मुश्किल में मेरी हर पल, मुश्किल कुशा अली है। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मेरा आसरा नबी है। मेरी लाज रख लो आका, मुझे फिर बुला लो दर पर। मेरी लाज रख लो आका, मुझे फिर बुला लो दर पर। मेरी चश्मे तर की हसरत, मेरी चश्मे तर की हसरत, रोज़े की हाज़री है। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मेरा आसरा नबी है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़हीर नासिर नाख़्वां अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल पेश कर रहे थे। और नाज़रीन, साथ ही तशरीफ़ फरमाए अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत ही अहम दो मौजू हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हम। बिल्कुल जी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तारीख़ इस्लाम की वो पाकीज़ा आलिमा व फ़ाज़िला हस्ती हैं जिन्हें बराह रास्त बारगाह मुस्तफ़ी से फैज़ याब होना नसीब हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये शर्फ़ भी मिला कि आपने ज़्यादातर वक्त हजूर की संगत सोहबत में गुजारा और आज उनका यौम विसाल है। तो आज के मौके पर उनकी सीरत पर हम बात करेंगे और जो वो मशले राह हैं आज की ख़वातीन के लिए उस पर भी बात करेंगे और फिर उनकी इबादत, मुआशरत, सियासत या कानून साजी हो, सिफारत खाने के उसूल हों, ज़वाबित हों, मुल्की और बैरून मुल्क मामलात भी उन्होंने देखे हैं। सिर्फ वो घर गृहस्थी ही नहीं चलाती रहीं बल्कि ग़ज़वात, माल गनीमत वगैरह के जुमला अहकामात और फ़ैसला साजी में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तर्ज़ अमल बराह रास्त देखने को मिला। और फिर उन्हें उनके विसाल के बाद, रुखसत होने के बाद किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, किस तरह से उसे फॉलो किया और किस तरह से वो मशले राह बनी है पूरी उम्मत की ख़वातीन के लिए। हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं। हम अलामा साहब से जानते हैं। अलामा साहब वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अलामा साहब, हम जितनी भी बात करें वो कम है और अगर ये कहा जाए कि आज की ख़वातीन के लिए वो रोल मॉडल हैं और अगर उन्हें रोल मॉडल बना लिया जाए तो तमाम मुश्किलात, तमाम मामलात जो है वो खुश उसलूबी हल हो जाएंगे और फिर जन्नत तो पक्की है अगर उनके रास्ते पर चल निकलें। तो उनकी सीरत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा।
यकीनन ये तमाम हस्तियाँ जिनका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ ताल्लुक़ और वास्ता है, वो हमारे लिए मशअल राह हैं। क्यों कि बुनियादी तौर पर तो हमारे लिए जो काबिल इताअत ज़ात है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर जो उनके साथ जुड़ता गया वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम होता गया, चाहे वो अज़वाजुन नबी हों, चाहे वो असहाबुन नबी हों, चाहे वो अहले बैत नबी हों। तो इन तमाम हस्तियों का दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की वजह से है। और जिस हस्ती का आज यौम विसाल है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यकीनन उन्होंने छोटी उम्र में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वाबस्तगी हुई, अक़द हुआ और उन्होंने अपना वक़्त गुजारा। और अगर उनकी सीरत को देखा जाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जितना अरसा वो घर में नहीं, बल्कि एक रिवायत में वो ख़ुद इरशाद फरमाती हैं कि जो हमारे तारीख़ में मशहूर है कि 11 अज़वाजुन नबी थी या 13 थी, उनमें से जो कम सिन थी वो हज़रत आयशा थी। और सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा थी। और ख़ुद बीवी आयशा रिवायत करती हैं कि जब कभी हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे कि वो किसी वजह से खफा हैं, तो हम उनके सामने हज़रत खतीजतुल कुबरा सिफारिश करते थे। और हमारे साथ मौजूद थे गुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब, और वक्त की कमी के बायस ज़्यादा हम गुफ्तगू नहीं कर सके। आपका अल्लामा साहब तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।